नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं दो नौजवान चेहरे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी पटना से और अनुपम के सिंह दिल्ली से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुपम जी, मैं आपके पास आता हूं। ये पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी बिहार के लिए कितना जरूरी थी और इससे क्या परिवर्तन होने वाले हैं? जी, देखिए बिहार में जब आप बिहार का नक्शा देखेंगे तो उसमें आप नीचे की तरफ देखिए और बाएं की तरफ देखिए, यानी लेफ्ट और डाउन। तो वो जो है आपका इलाका, उसको हम कह सकते हैं पश्चिमी बिहार। अब पश्चिमी बिहार में जो जिले आपको बड़े बड़े वहां पर दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई देंगे आप ये भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर। और ये 4 जिले जो हैं किन से लगे हुए आपको दिखाई देंगे, तो एकदम राजधानी पटना से। और इन 4 जिलों के लोगों को आप क्या बोलते हुए सुनेंगे, तो एकदम भोजपुरी, वो खाँटी भोजपुरी जो होती है वो, क्योंकि भोजपुरी आरा जो है नाम ही है जब भोजपुर उसका। तो ये जो क्षेत्र है, जो उथल-पुथल पिछली बार जो भी मची थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, अभिषेक जी जब बोलेंगे तो इस पर और अच्छे से बोलेंगे और इन चीजों को वो कंफर्म करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में और 2025 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उथल-पुथल उसी क्षेत्र में मची थी। और उस क्षेत्र को कहते हैं शाहाबाद, पटना से लगा हुआ ही इलाका है। और शाहाबाद से लगा हुआ जो इलाका है, आप थोड़ा सा और राइट जाइए, राइट कहने का मतलब है कि पूरब जाइए थोड़ा सा और शाहाबाद से, तो शाहाबाद न कोई प्रमंडल है, न कोई मंडल है, न कुछ वो न कोई जिला है, लेकिन वो पहले कभी जिला हुआ करता था, बाद में उसको तोड़ के। प्रमंडल, शाहाबाद प्रमंडल आज भी उसको बोला जाता है जब काउंटिंग होती है के हिसाब से। जी जी। तो लेकिन हाँ, लेकिन वो विद्यमान है, वो लोगों को पता है कि हम शाहाबाद में रहते हैं, और उसको तोड़ दिया गया था 1970s के स्टार्टिंग में ही। और अंग्रेजों ने फिर जो है सो कि भोजपुर और बक्सर वगैरह जैसे जिलों का गठन किया था। शाहाबाद से लगा हुआ वही मैंने बताया मगध का क्षेत्र है। और मगध जो है जहां पर, जिसमें गया आ गया, औरंगाबाद आ गया, तो ये दोनों क्षेत्र को अलग अलग मतलब समझा जाता है, लेकिन एक तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और ये मगध वाला क्षेत्र में ही कुछ हिस्सा आ गया जहां जीतन राम मांझी का प्रभाव आप देखते हैं, और क्षत्रिय समाज का भी प्रभाव जो है वो आप देखते हैं। और शाहाबाद में क्षत्रिय और कुशवाहा जो दो ये जातियां हैं, उनका आप प्रभाव सबसे ज्यादा देखते हैं। तो कई बार मैं इस चीज को भी बोल चुका हूं कि पवन सिंह के कारण जो नुकसान हुआ था भाजपा को, और खुद पवन सिंह को भी नुकसान हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं हुआ था, लेकिन आप भाजपा का बड़ा दिल देखिए। पवन सिंह को टिकट दिया गया आसनसोल से, उन्होंने आसनसोल लड़ने से इनकार कर दिया। आसनसोल के चुनाव में कुछ फिर उस तरीके का ग्लैमर ही नहीं बचा, भाजपा हार जाती है। आरा से आर के सिंह जैसे दिग्गज नेता, उनको सीपीआईएमएल आके और जो है सो कि वहां के वो हरा देते हैं, क्या नाम है उनका, सुदामा प्रसाद, सुदामा वो प्रसाद। आते हैं। औरंगाबाद, जिसको वैसे कहा तो बिहार का चित्तौड़ जाता है, लेकिन वहां पे जो ओबीसी जातियां हैं उनकी भी जनसंख्या अच्छी खासी है, और वो इस पे आपत्ति भी जताते हैं कि इसको चित्तौड़ तुम लोग क्यों कहते हो। हालांकि इसका कारण ये था कि वहां से जो क्षत्रिय सांसद हैं वो बनते रहे इससे पहले से, और औरंगाबाद जैसी सीट भाजपा जो है वो हार जाती है। उसके अलावा आप 2020 के विधानसभा चुनाव में जाएं, तो वहां पर भी आप देखते हैं क्या कि बसपा से आया हुआ एक प्रत्याशी, उस समय उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आरएलएम नहीं हुआ करती थी, आरएलएसपी हुआ करती थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। और उसने अलग एक गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन का मैं तो नाम भी भूल गया, बसपा उसपा के साथ कुछ मिला के। तो वहां से एक बसपा कैंडिडेट आता है और वो भाजपा को हरा के वहां से जीत जाता है, वही जमा खान जो बाद में जदयू में आ गए। तो ये सारे जो इक्वेशन उस क्षेत्र में बनते हैं और सारे उथल पुथल, तो उसके कारण भाजपा के लिए वो टेंशन वाला इलाका इसीलिए भी बना हुआ था, जहां पे 22 और 25 सीटें हैं, वहां पे आप 2 जीत रहे हैं। मतलब ये कितना खराब प्रदर्शन था 2020 में भाजपा का, ये आप समझिए। जो और जो
पार्टी 39 सीट जीतती है बिहार में, वो इस बार 30 से आ जाती है केवल और केवल उस इलाके में खराब प्रदर्शन के कारण। क्योंकि जिस इलाके से मैं आता हूं, जो चंपारण इलाका है, वो तो कब से भगवा में है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण से तो राधा मोहन सिंह 7वीं बार सांसद बने हैं, संजय जायसवाल भी तीसरी चौथी बार बने हैं, उनके पिताजी भी 2-3 बार सांसद बन चुके थे। तो इससे आप समझ लीजिए कितना भगवा में इलाका है वो। और नीतीश कुमार भी अपनी हर यात्रा वहीं से स्टार्ट करते रहे। लेकिन ये इलाका शाहाबाद वाला भाजपा के लिए टेंशन क्या बन रहा था कारण, और मगध को भी मिला दे तो मगध शाहाबाद दोनों इनके लिए टेंशन का कारण बन रहा था। फिर 17-18 सितंबर के आसपास कुछ ऐसा होता है कि जिनको भारतीय राजनीति का चाणक्य कहते हैं, जिनका नाम अमित शाह है, जो एक तरीके से कह लें कि अभी भी इसे भाजपा की मजबूरी कहें या मजबूती कहें, पार्टी है जो है, संगठन जो है, चुनाव जो है, वो एक केंद्रीय गृह मंत्री, इतना बड़ा मंत्रालय, इतना अच्छा प्रदर्शन उनका, केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में क्रांति सहकारिता में ला रहे हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति चुनाव के लिए, संगठन के लिए समय निकालता है और ग्राउंड पे पहुंच के और बैठकें करता है। अमित शाह 17-18 सितंबर में पहुंचते हैं रोहतास। अब रोहतास और सासाराम वाला जो इलाका है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसानों की एक रैली यहाँ पर राहुल गांधी ने फरवरी में पिछले साल की थी, और भारत जोड़ो यात्रा उस समय चल रही थी। इस बार वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है, वो भी कहां से शुरू होती है? वो भी सासाराम से शुरू होती है, शाहाबाद से शुरू होती है, और वहां से राहुल गांधी माहौल बनाते हुए चलते हैं। कृष्णा अल्लावरू उससे पहले वहां तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे, और वो सारा ताना बाना वहां पे बुना जाता है शाहाबाद में। तो ये इलाका और ज्यादा टेंशन का कारण बन गया भाजपा के लिए। अमित शाह वहां पहुंचते हैं और 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, और वो बैठक किसी टेंट लगा के होती है, फिर बंद कमरों में भी कुछ बैठकें होती हैं, और उस बैठक का नतीजा ये निकलता है कि अमित शाह को पता चल जाता है कि भैया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद वो दिल्ली लौट के आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाकर भेजा जाता है वहां पर। उसके बाद तमाम जो बैठकें होती हैं, जो रणनीतियां बनती है, उसमें सीधा तय किया जाता है कि भाजपा जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है। पवन सिंह जैसे 8-10 लोग जो हैं, वो अगर कहीं चलेगी भी गए, उन्होंने गाली भी दे दी है, और पवन सिंह से ज्यादा गाली तो उपेंद्र कुशवाहा ने दी है भाजपा। किसने कहा था कि जब सीएए आ जाएगा तो भारत की सड़कों पर खून बहेगा? ये उपेंद्र कुशवाहा का बयान है। और आप देखिए आज उपेंद्र कुशवाहा पक्के एनडीए वाले बन के घूमते रहते हैं। उनको अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टियां बदलते रहते थे, नई पार्टियां बनाना, पुरानी पार्टियों को वो खत्म कर देना, फिर अपनी पार्टियों का कहीं विलय कर लेना, ये उनका पेशा रहा है एक तरीके से। और वो उपेंद्र कुशवाहा, उनको भाजपा की कृपा से, मोदी की कृपा से 2014 में सीटें मिलती हैं। उसके बाद वो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं शिक्षा विभाग में, और 4 साल तक राज्य मंत्री रहते हैं। फिर अचानक से उनको लगने लगता है मैं तो भाई बहुत बड़ा नेता हूं, जरा देखें निकल के क्या होता है क्या नहीं होता है। निकल के सेक्युलर बन जाते हैं धूल फांक के बाहर से, और फिर वापस भाजपा में आ जाते हैं कि चलिए, और भाजपा ने उनको लिया। और चुनाव हारने के बाद एनडीए ने 2024 में पवन सिंह ने उनको हराया, तो हराया क्या, तीसरे नंबर पे धकेल दिया, उनकी तो बेइज्जती हो गई एक तरीके से। और उसके बाद भी भाजपा उनको 6 साल के लिए राज्यसभा बना के, सांसद बना के भेज देती है, जाओ भाई निश्चिंत रहो, तुम लोकसभा सांसद नहीं बने तो राज्यसभा सांसद बन गए। तो इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है कि राजद एक भ्रम में, गलतफहमी में जी रही थी कि कुशवाहा वोटर हमारा है। प्रशांत किशोर द्वारा लाख आरोप लगाए जाने के बावजूद भी सम्राट चौधरी पर भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना आगे करेगी, ये भी मैं लिख के दे रहा हूं। हालांकि मैं भी अंदर से मैं भी चाहता हूं, या अभिषेक जी भी चाहते होंगे, अगर किसी पर आरोप लग रहा है तो कुछ तो होना चाहिए, जवाब मांगा जाना चाहिए, कुछ ऐसा हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा जिस चुनावी मशीनरी के रूप में काम कर रही है, वहां जो कोयरी वोटर है उनको ही साधने के लिए इनको प्रदेश अध्यक्ष फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इन पे कार्रवाई करके ऐन चुनाव के वक्त सारी रणनीति ही डिरेल हो जाएगी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी यहाँ ले आए, पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पांव छूते हैं।
अब इस पर आप देखिए सारे बिहार के कुशवाहा हैंडल संगठन नेता लिख रहे हैं कि देखो पवन सिंह भूपेंद्र कुशवाहा को जिसने हराया था आज आके इनकी शरण में आ गया, और एक जबरदस्त मोर्चेबंदी हुई है कुशवाहा वोटरों की। तो लव कुश जिसको कहा जाता था, राजद ने कहा था कि मैंने तोड़ लिया है, और अभय सिंह कुशवाहा जो औरंगाबाद से जीते थे, और राजद ने ये दिखाया था देखो चित्तौड़ फतह करने वाले को हमने अपने संसदीय दल का नेता बना दिया है, और उस भ्रम को अमित शाह की इस रणनीति ने एक झटके में तोड़ दिया है। ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आपने बदली हुई परिस्थितियों को रेखांकित किया है। अभिषेक जी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, कुशवाहा, पवन सिंह, जो सोशल इंजीनियरिंग होती है और खास तौर से जब कमान अमित शाह के हाथों में हो, उसका जलवा हमने 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी देखा था। 80 में से 72-73 सीटें सीधे सीधे, और बिहार में भी जहां जो थोड़ी बहुत कमियां खामियां थी, झोल दिखाई दे रहा था, उसको ठीक करने के लिए कमर कस ली मोटा भाई ने, और लगभग सभी को एक तरीके से संतुष्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ सीटों को लेकर के स्वर जो है वो सुनाई पड़ रहे थे। क्या सेटल हो गया है सब कुछ? जी, इसमें कई पॉइंट्स हैं, मैं पहले बता दूं सर। शाहाबाद में जिसकी बात अनुपम भाई कर रहे थे, शाहाबाद और मगध के 63 सीटों के लिए अचानक से अमित शाह जी ने शाहाबाद के ही जो है ऋतुराज सिन्हा, उनको प्रभारी पहले नियुक्त किया। ऋतुराज सिन्हा इसमें बहुत बड़े प्लेयर हैं सर। मैं बता रहा हूं क्या गेम हुआ है। एक एक स्क्रैच सीट को स्वयं देखना शुरू किया कि ऐसा क्या है जो 2010 में एनडीए शाहाबाद में एनडीए होती थी, वो 2015 हारी, 2020 हारी, 2024 हारी, ये कैसे हो रहा है? तो कहां प्रॉब्लम हो रही है? जन सुराज के कारण क्या हो रहा था, ब्राह्मण वोटर और राजपूत वोटर दोनों शिफ्ट हो रहा था। मैं कुछ विधानसभा के नाम लेता हूं सर जो बीजेपी को नहीं हारने चाहिए थे। चैनपुर विधानसभा, रामपुर विधानसभा, चिनारी विधानसभा, गोह विधानसभा, जिस चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं उसी औरंगाबाद में गोह विधानसभा भी आता है। अब बक्सर का जो सीट है, शहरी सीट, वहां पर पिंटू तिवारी हमेशा जीत जाते हैं, कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट है। बीजेपी भी ब्राह्मण कैंडिडेट देती है, तो हार क्यों रही है? क्योंकि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह वाला जो फैक्टर है वो राजपूत वोटर्स को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करा रहा था। तो ऋतुराज सिन्हा ने इसका तोड़ निकाला, बोला अगर सबसे बड़ा जेनजी का यहां का कैंपेनर पवन सिंह को यहां लेकर के आए तो हम साधेंगे क्या क्या? बक्सर का सीट साध लेंगे, चेनारी सध जाएगा, करहगर सध जाएगा, चैनपुर सध जाएगा को साध लेंगे, और अगर कुशवाहा और राजपूत का कॉकटेल बना दे तब इस पूरे समीकरण में क्या होगा? तब सर नोखा विधानसभा से लेकर के डिहरी विधानसभा तक सब सेट कर लिया जाएगा, और उसी के तहत ये पूरा गठजोड़ हुआ। आप देखेंगे सर आने वाले समय में पवन सिंह एसेट ही साबित होंगे बीजेपी के लिए। और मुझे तो लग रहा है, जो मैं अभी होकर के आया हूं औरंगाबाद से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला टूटा है और ये बड़ा उनको चिढ़ाया जा रहा है कि बड़ा चित्तौड़गढ़ तुम लोग बोलते थे, हमने चित्तौड़ ध्वस्त कर दिया है। इस बात की चुभन और पश्चाताप है कई लोगों को, आपसी विवाद में लड़ तो गए थे। उसी प्रकार से काराकाट वालों को भी बुरा लग रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को हमने हरा तो दिया, देखो मोदी जी ने राज्यसभा भेज दिया, ये गलत हो गया, हमारा वही तो नेता है। और प्रशांत किशोर वाले फैक्टर में मैं चाहता हूं सर प्रशांत किशोर जी भर के सम्राट चौधरी को गाली दे, और गाली दे। जितना सम्राट चौधरी को ये गाली देंगे, कुशवाहा वोटर उतना इंटैक्ट होगा कि हमारा ओबीसी का नेता को पांडे जी गाली दे रहे हैं। क्योंकि लोगों को प्रशांत किशोर सुनाई देता है, मेरे कान में हो रहा है कि पांडे जी कुशवाहा को गाली दे रहे हैं। दो अलग अलग दृष्टिकोण है वहां पर, और ये होता हुआ जमीन पर दिख रहा है।
ये इतना अच्छा बनता जाएगा। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी 1-2 वोट यात्रा वाली और कर दे, क्योंकि पिछले 3 महीने में जो कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम किया है बीजेपी के लिए, I would seriously like to congratulate राहुल गांधी for that कि राहुल भाई आए और बीपीएससी से लेकर के शिक्षक मुद्दे से लेकर के एसएससी मुद्दे पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा था, उन सभी प्रोटेस्ट को दरकिनार किया और वोट चोरी यात्रा निकाली इन्होंने। अब राहुल गांधी का चूंकि यात्रा चल रहा था, तो इनका पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था वो समाप्त हो गया, क्योंकि इनको कवर करने कोई पत्रकार आता ही नहीं था। वो सारे पत्रकार तो राहुल गांधी ले गए, तो उसका गुस्सा भी इनके ऊपर चला गया कि एक तो सपोर्ट भी नहीं किया, ऊपर से हमारा कोई मुद्दा भी नहीं बनने दिया। और राहुल गांधी ने जो काम किया है एनडीए के लिए, वो संभवतः कोई नहीं कर पाता। और उसके बाद अब ये जो मगध के और शाहाबाद के प्रभारी बनाए गए हैं ऋतुराज सिन्हा जी, जिस प्रकार से इन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट देखा, आपने देखा होगा कि उसमें विनोद तावड़े जी, ऋतुराज सिन्हा जी, अमित सिन्हा जी तस्वीर में भी वो दिख रहे थे। तो जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रभारी बनाया, और वो आकर के उन्हें समझना पड़ा पहली बार कि एक बार न्यूट्रल दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई वास्तव में चल क्या रहा है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं सर। जी जी। अब जैसे जमा खान, ये बीएसपी से क्यों जीते थे? क्योंकि बीएसपी का कोर वोटर सर कैमूर और रोहतास में आज से नहीं है, पिछले 3 दशक से है। ये अर्ली मतलब लेट 90s में जब यूपी में उभार हो गया, तो यहां भी वो हो गया था। बीएसपी का ठीक ठाक वोटर है, कांग्रेस उसी वोटर को सोचती है मेरा वोटर है, लेकिन चुनाव में वो कभी वोट नहीं करता। तो बीजेपी को किसको पिक करना है? पासी समाज को करना है, पासवान समाज को करना है, जो कि उनका वोटर है और वो हिंदू मानता है, खुद को मानता है हिंदू, हिंदू से जुड़ता है। शाहाबाद में एक बड़ा नाम आ जाते हैं ललन पासवान, चिनारी विधानसभा से वो कई बार जीते। इनफैक्ट वो बुरे हालात में भी थे तब भी जीते थे। आरएलएसपी से एक बार जीत गए थे जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ मिलकर लड़ी थी 2015 के चुनाव में सर, तब भी उस आदमी ने वो सीट निकाल दिया था। उस आदमी का असर पासवानों के अंदर, वो कैमूर सीट पर, भभुआ सीट पर क्या किया पता है? बीजेपी ने लोकसभा टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको बुला लिया अपने पार्टी में, बोला आ जाओ, कोई बात नहीं, यहां ज्वाइन कर लो। तो बीजेपी छोटी छोटी चीजों को ठीक करने लगी और वो समझने लगी कि भाई कौन जरूरी है पार्टी के लिए। जी अच्छा, ये इसी में एक मुद्दा ये भी है, ये तो अशोक चौधरी पर भी अटैक कर रहे हैं प्रशांत पांडे साहब। तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अशोक चौधरी को अटैक करना, ये जो इंडिविजुअल अटैक सिस्टम है जो केजरीवाल वाला मॉडल था, ये अटैक चुनाव में इंडिविजुअल अटैक कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। इतने दिनों तक तेजस्वी यादव को अटैक किया, तो कितने तेजस्वी यादव के वोटर को ये तोड़ पाए? एक भी वोटर नहीं टूटा। अब वो आ रहे हैं सम्राट चौधरी पर या मंगल पांडे पर ही आएंगे या फिर अशोक चौधरी पर ही आएंगे। इसका हासिल क्या है? इसका हासिल 0 है सर, क्योंकि बिहार फाइनली जाएगा, वोट करेगा उसी नाम पर कि मेरा कैंडिडेट। भभुआ से क्यों हमेशा ब्राह्मण कैंडिडेट ही बीजेपी देती है? कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी भी बक्सर से क्यों ब्राह्मण कैंडिडेट देती है? अगर जाति का कोई मुद्दा है ही नहीं तो मुझे बताएं, स्पेसिफिक सीट के बारे में बात करता हूं। क्यों बिंद समाज का आदमी चैनपुर विधानसभा से खड़ा होता है? क्योंकि समीकरण यही है सर, यहां जाति ही श्रेष्ठ है, जाति के हिसाब से ही गोलबंदी होती है, उसके ऊपर आती है आइडियोलॉजी, उसके बाद आती है फ्रीबीज, उसके बाद नीतियां, ये सब लेयर होते हैं, लेकिन उस लेयर में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा वो जाति वाला भी कॉलम है। और अशोक चौधरी भी दलित हैं, दलित ही हैं, कल का अशोक चौधरी का कॉकटेल अलग है। अशोक चौधरी दलित भी है, लेकिन उनका दामाद भूमिहार है। हाँ, और संभवतः इस बार टिकट पाने का सबसे प्रबल दावेदार में से एक है।
और ऊपर से किशोर कुणाल की विरासत पर संभवी का वो है दावा है, तो एक तरीके से वो अलग किस्म का, वो अलग तरह का कॉकटेल बनता है सर। प्रशांत जी को अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, मुझे लगता है। अनुपम जी, आखिर में फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है। अब विरोधियों की आत्मा कुछ शांत है या ये अभी भी खुरापात करेंगे? क्योंकि इन्होंने वोट चोरी, एसआईआर का विरोध और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम लोगों ने, अमित शाह ने भी अलग अलग जगहों पर सभाओं में कहा कि घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे और जो अवैध मतदाता हैं उनको सूची में नहीं रहने देंगे। तो ये एक कहना चाहिए कि इनके पुरजोर विरोध के बावजूद, दुष्प्रचार के बावजूद अंतिम सूची तो आ गई है सामने। क्या प्रतिक्रिया है अब विपक्ष की? फिर से मैं शाहाबाद एक के एरिया में ही आ जाता हूँ। वहीं की थी एक महिला ना, रंजू देवी करके या कुछ भी नाम था, राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके गए थे और बताया था कि देखो इसका नाम नहीं है, और उससे कहवाया भी था कि हमारा तो वोटर लिस्ट में से भाई साहब नाम ही काट दिया, छूट गया। बाद में क्या पता उन्हीं महिला ने फिर से वीडियो जारी करके कहा कि हमारा तो नाम है। हमको तो कुछ लोगों ने कहा था कि चलो तुम्हारा नाम कट गया है, राहुल गांधी से मिल लो फिर जुड़ जाएगा। कि हम तो ठहरे अनपढ़ लोग, गांव की महिलाएं ठहरी, कि हमें तो पता ही नहीं था कि वहां जाके हमसे क्या बुलवाया जाएगा क्या नहीं बुलवाया जाएगा, और वो एक तरीके से पलट गई। अब इसमें जो बीएलओ हैं वो भी हमारे समाज के लोग हैं, बीएलए हैं वो भी हमारे समाज के लोग हैं, मास्टर साहब हमारे ही हैं एक तरीके से, बाकी जो वार्ड पार्षद बन रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, जो हार रहे हैं अगली बार हो सकता है वो बन जाए वो भी हमारे ही लोग हैं। तो ये आपस में ये लोग कैसे लड़ेंगे भाई गांव में, और वहां पे तो समाज एक है ना। अगर राहुल गांधी सोच रहे हैं वोटर लिस्ट में से नाम काट के हटा दिया ऐसा कह के लड़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। अभिषेक जी से ही बात हो रही थी, और अभिषेक जी ने एक बार बताया था कि लोग समझ लेते हैं कि भारत में सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाव होता है, सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं होता है, उसमें पंचायत चुनाव भी तो होता है और वार्ड चुनाव भी तो होता है। उसमें तो कैंडिडेट घर घर जाकर इंश्योर करते हैं हमारा कोई वोटर रहे नहीं, हमारा कोई वोटर कटे नहीं। और उस देश में आप बात कर रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट से नाम कट गया, जबकि उसके पास खुद एक्सेस है। अब अगर मेरा नाम नहीं है तो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ से नाम जुड़वाना है, तो मैं करवाऊंगा उस चीज को। उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है आम पब्लिक को। तो सारे मुद्दे छीन के ले गए राहुल गांधी। अभिषेक जी ने जैसा कहा कि बीपीएससी प्रोटेस्ट से लेके शिक्षक आंदोलन, लाठियां भी चली हैं पटना में, अब कुछ बात नहीं हो रही है, सब खत्म। अब राहुल ये तेजस्वी यादव बेचारे अलग यात्रा निकाल रहे हैं। अब वो अलग यात्रा निकाल रहे हैं कि हम अपना मुद्दा रोजगार पलायन तो लेके आए, ये तो पूरा मुद्दा ही हमसे लेके चला गया। तो यही पूरा ताना बाना है। तो अभी ये मुद्दा कुछ काम नहीं करने वाला है, सबसे हताश और निराश हो जाएगा बिहार चुनाव के बाद। और जो बात अभी अनुपम जी ने कही है, अभिषेक जी, आखिर में आपकी टिप्पणी, ये राजद को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी, तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी? नहीं, संजय यादव को फीडबैक तो पता चल ही जाता है ना। अब पूरी आईटी सेल देख रहा है, लोगों से मिल रहा है दिन रात, तो समझ रहा है ना कि भाई ग्राउंड पर ये मुद्दा तो था ही नहीं। देखिए, जब मैं खुद भी ग्राउंड जीरो पर गया हूं, कई लोगों से बात की है, बोले आपका वोट चोरी हुआ है। बोला कहां उस पागल की बात में आप भी फंस रहे पत्रकार साहब। तो बिहार में जिस प्रकार से बिहारी राहुल गांधी के इस चीज के बाद जिस मैच्योरिटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो तेजस्वी यादव तो स्वयं को उस प्रकार नहीं दर्शा सकते ना, क्योंकि ये चुनाव राहुल गांधी का नहीं है, राहुल गांधी का कुछ नहीं जाता। या कांग्रेस की ये भी प्लानिंग हो सकती है कि भाई हार जाने दो ये चुनाव, राजद का पूरा परफॉर्मेंस होगा तो हम ज्यादा बार गेन कर पाएंगे लोकसभा 2029 में, 15-15 या कम से कम 12 सीट लेंगे, ताकि हमारा नंबर 99 से ऊपर करना है। तो बिहार और राजद और समाजवादी पार्टी है ना जिनको खत्म करने के बाद वो डायरेक्ट बीजेपी से लड़ सकते हैं। तो प्लानिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन तेजस्वी को देखना है ये चुनाव राहुल गांधी का नहीं, उनका चुनाव है, तो उनको सबको साधना है, राहुल गांधी को सबको नहीं साधना है। ये बड़ा अंतर है। अब फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है और किसी भी समय जानकारी मिल रही है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है।
यानी जो बैटल लैंड है, भूमि है, संघर्ष की भूमि है, वो तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका भी, और अनुपम जी आपका भी। आज ज्यादा समय लिया आप लोगों का, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।